हिंदी में मैं बोलना चाहूँगा। एकदम हमेशा मैं हिंदी में बोलता हूँ। विशेषतः सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के सभापति और अध्यक्षता ग्रहण किए हुए डॉक्टर डम्बर नारायण यादव जी को सबसे विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर सीके राउत प्रकरण के बाद आज पहली बार हम लोग का मुलाकात हो रहा है। इसलिए बहुत खुशी और एकदम गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। इस जटिल परिस्थिति में आज डॉक्टर डम्बर नारायण यादव जी ने, जो मधेश नागरिक समाज के अध्यक्ष भी है, उनके अपनी अध्यक्षता में से जो एकदम समेत सांदर्भिक कार्यक्रम कराया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लगातार उनके जो टीम है, जो एकदम इस मधेश की जटिल परिस्थिति में एकदम सक्रिय होकर कैसे मधेश के इश्यू को उजागर किया जाए, कैसे मधेश के इश्यू को सेफ लैंडिंग किया जाए, इस विषय में जो कार्यक्रम किया गया है एकदम ही सराहनीय कार्यक्रम है। और लगातार इनके जो साथ जो मधेश यूथ फोर्स के जो संयोजक लगाया, सह संयोजक लगाया, जो इनका टीम है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का योगदान एकदम हाईली अप्रिशिएटिव कदम इन लोगों ने चाला है। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मधेश के कुछ इश्यू से। देखिए, सबसे पहले संसार में जितने भी युद्ध हुआ है उसका विशेषतः 3 कारण होता है हमेशा, चाहे वो अमेरिका लगात के साम्राज्यवाद के सिद्धांत में अंततः हो, या इंग्लैंड के विश्व युद्ध का हो, या जर्मन का जो हिटलरिज्म का सिद्धांत हो। हमेशा आंदोलन 3 ही चीज के लिए होता है। पहला चीज है पावर, जिसे हम शक्ति कहते हैं। आंदोलन शक्ति के लिए होता है हमेशा। दूसरा चीज है रिसोर्स, यानी कि स्रोत के लिए आंदोलन होता है। जब भी कोई समुदाय लड़ता है तो स्रोत का आंदोलन उन लोगों के बीच में प्रगाढ़ होता है। तीसरा है रिकॉग्निशन, जिसे हम पहचान कहते हैं। इसी कारण से जब भी संसार में जहां चाहे जो कोई भी युद्ध हो, या महायुद्ध हो या छोटा युद्ध हो, प्रत्येक युद्ध का कारण सिर्फ 3 ही चीज बना है। फर्स्ट रिसोर्स है, दूसरा पावर, और तीसरा रिकॉग्निशन। और आज के दिन में आप देखिए नेपाल में जो मधेश नाम का भूमि है, मधेश जो विश्व स्तर पर ऑलरेडी आज के दिन में आके परिचित हो गया, वो इस तीनों चीज से, रिसोर्स, पावर, रिकॉग्निशन, तीनों चीज से बॉयकॉटेड है। हमारा ना तो कोई रिसोर्स पे अधिपत्य है, ना हमारा कोई पहचान है इस देश में, ना हम लोग शक्ति के केंद्र में हमारा कोई स्थान है। इसी कारण से आज के दिन में जो मधेश आंदोलन जो 2 बार, तीसरा बार आज के दिन में मधेश आंदोलन होने की कगार पे, इसका पूर्ण रूप से यही तीनों पैरामीटर जिम्मेवार है। अब मैं नेपाली राज्य सत्ता का थोड़ा इतिहास भी उजागर करना चाहता हूँ। नेपाली राज्य सत्ता का इतिहास कोई लंबा इतिहास नहीं है, क्योंकि सन 1816 में पूर्वी मधेश और सन 1860 में पश्चिम मधेश को ब्रिटिश सरकार ने नेपाली राज्य सत्ता को सिर्फ टिकाने के लिए, ताकि इन लोगों को चलने के लिए, ताकि इन लोगों को राज्य व्यवस्था मिलापन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1816 और 1860 में पूर्वी और पश्चिमी मधेश, जिसे हम लोग नया मुल्क के नाम से भी पहचान करते हैं, उसको नेपाल सरकार को हस्तांतरण किया था। उसके बाद देखिए सन 1923 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने इंडिया के क्रियाशील सहभागिता में नेपाल को एक राष्ट्र के रूप में परिचय मिला था सन 1923 में। इसी कारण से इस प्रकार से देखेंगे तो नेपाल का कोई लंबा इतिहास नहीं है। और विशेषतः जब मधेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सन 1955 तक मधेसी भाई सब को अमलेखगंज के नाका से होके काठमांडू आने के लिए उस समय तक परपत्र जिसे कहता है, पासपोर्ट का सिस्टम था। इसी कारण से मैं आज यहाँ पे उजागर 2-4 बात करना चाहता हूँ। पहला बात, आज के दिन में जो मधेश आंदोलन हो रहा है, 65 वर्ष का लंबा इतिहास हो गया मधेश के आंदोलन का। मधेश के आंदोलन की 65 वर्ष के लंबा इतिहास में देखिए परिवर्तन, कोई चीज में परिवर्तन आया है। आज के डेट में भी देखिए तो नेपाली राज्य सत्ता का स्वरूप जैसा का कैसा है। आज के डेट में देखिए ब्यूरोक्रेट्स का स्वरूप 65 वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 1-2 मधेसी को हालांकि कुछ प्रमोशन मिल जाता है, कोई कभी आज के दिन में 2-4 सीढ़ियों बन गया। उसके अलावा मधेसी को जो जनसंख्या के हिसाब से समानुपातिक उपस्थिति होना चाहिए था, वो समानुपातिक उपस्थिति सुनिश्चित आज के डेट में भी 65 वर्ष के इतिहास में हो नहीं पाया है। दूसरा बात मैं दिखाना चाहता हूँ कि आर्मी में देखिए, आर्मी में आज के डेट में भी कोई लंबा वैसे जो हाथ मारने वाला, जिसे कोई आमूल परिवर्तन जिसे कहा जाता है, वो परिवर्तन आज के डेट में भी सुनिश्चित नहीं हो पाया। अब 2063-64 के मधेश विद्रोह के बाद जो विभिन्न चरण में, 2 चरण में जो 8 बुधे सम्मति, 14 बुधे सम्मति, उसका भी फलस्वरूप देखे तो कोई उपलब्धि नहीं हुआ। मैं टीचिंग अस्पताल से बिलोंग करता हूँ। टीचिंग अस्पताल में आज के डेट में हम लोग 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, आरक्षण के लिए सहमति करा चुके हैं, लेकिन आज के डेट में भी आरक्षण टीचिंग अस्पताल में लागू नहीं हो पाया। 10 वर्ष में इन लोगों का नियत ऑलरेडी स्पष्ट हो जाना चाहिए। 10 वर्ष में इन लोगों का नियत ऑलरेडी स्पष्ट किस रूप से होना चाहिए कि 10 वर्ष में देखिए विभिन्न मार्ग जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। पहला चीज समावेशी उपस्थिति अथवा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हम लोग जिसे कहते हैं, जनसंख्या के आधार में समावेशिता, वो आज के दिन में देखिए सुनिश्चित नहीं हो पाई। 10 वर्ष इतिहास के क्रम में, 10 वर्ष मधेश आंदोलन क्रम में बहुत लंबा पीरियड है। इस लंबा पीरियड में एक भी मधेश का जो हक अधिकार है कोई सुनिश्चित नहीं हो पाया। इसी कारण से मैं फिर भी जोर देना चाहता हूँ, जो अभी का मधेश आंदोलन हो रहा है, उस मधेश आंदोलन से भी मधेश को कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला है। इसी कारण से
क्योंकि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हो, आर्मी का स्ट्रक्चर, ये लोग हमें किसी हालत में स्वीकारने वाले नहीं। क्योंकि आज की डेट में भी जिस हिसाब से मीडिया आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर सब आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं भी मधेश का न्यूज कवरेज अच्छी तरीका से नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से मधेश कल के दिन में भी बॉयकॉटेड था, मधेश आज के दिन में बॉयकॉटेड है, मधेश 10 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद भी यदि हम लोग इसी तरीका से आंदोलन करते हैं तो हमेशा बॉयकॉटेड रहेंगे। मधेश का समस्या का समाधान कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका मेजर बेसलाइन फंडामेंटल जिसे कहता है, इसका मेजर बेसलाइन फंडामेंटल है इंटरनल कोलोनाइजेशन। हम लोग आंतरिक उपनिवेशवाद से ग्रसित है, हम लोग गुलाम है इस देश का। हम लोग आज की डेट में भी इस देश का दास है, और दासता को तोड़ने के लिए हम लोग को गुलामी का जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग को अपना खुद स्वराज निर्माण करना पड़ेगा। स्वराज निर्माण का विकल्प कुछ भी नहीं है। हम लोग 10 वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे, 2 से 50 वर्ष भी लड़ेंगे, फिर भी मधेश को हम लोग कभी भी स्वायत्त प्रदेश के रूप में स्थापित कर नहीं सकते, क्योंकि नेपाली राज्य सत्ता को अच्छी तरीके से मालूम है यदि मधेश स्वायत्त प्रदेश के रूप में स्थापित हो जाता है तो मधेश का 99% समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ऑटोनोमस फेडरल स्टेट के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से स्वायत्तता नहीं आती है तो उस स्वायत्तता का कोई काम नहीं। उनमें विभिन्न प्रदेशवादी दल के नेताओं से भी बारंबार मिलकर उन लोगों के सामने भी यही बात रखा हूं। आज में डंबर नारायण यादव जी, डॉक्टर डंबर नारायण यादव जी लगा विभिन्न यहाँ पे जो बुद्धिजीवी है, वो लोग कहीं ना कहीं मेरे इस बात से ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि मधेश का समस्या का समाधान संघीयता कभी भी नहीं दे सकता है। संघीयता सिर्फ एक संघीयता, यदि पूर्ण स्वायत्तता सहित का संघीयता यदि हमें दिया जाए और हर एक चीज का निर्णय हम लोग को करने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, तभी कुछ आंशिक रूप से मधेश का समस्या का समाधान हो सकता है। मधेश का समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वराज चाहिए, स्वराज का विकल्प कुछ भी नहीं है। इसी कारण से मधेश स्वराज के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और मैं 10 दिन अगाड़ी का एक स्टेटस लिखा था, उस स्टेटस में ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन एकदम स्वतःस्फूर्त रूप से हो रहा है। इस आंदोलन को जगाने में कहीं ना कहीं आप लोग विचार कीजिएगा, कहीं ना कहीं हम लोग इस आंदोलन को जगाने में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग गांव में जाकर प्रशिक्षण दिए कल के दिन में मधेश का समस्या क्या है। मधेश का समस्या किसी को आईजीपी बना देना, किसी को मंत्री बना देना मधेश आंदोलन का उद्देश्य वो नहीं है क्या। मधेश आंदोलन उठ जाएगा, 20 लोग मंत्री बन जाएगा, उससे मधेश की समस्या कोई भी समाधान नहीं हो सकता। और इस कारण से जनता को सड़क पे आना भी नहीं चाहिए कि कल के दिन में उपेंद्र आप इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, राजेंद्र बाबू इस देश का मंत्री बन जाए, उससे मधेसी जनता को कुछ उपलब्धि मिलने वाला नहीं है। यदि मधेश वास्तव में अपने अधिकार को सुनिश्चित खोजता है तो मधेश को अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा। मधेश को स्वराज पे ध्यान देना होगा। मधेश को कैसे इस जो बीती है, इस बीती स्थिति को तोड़ के, और जो काठमांडू का हम लोग का मोह है, जो हमारे नेताओं का काठमांडू का मोह है, इस काठमांडू को मोह को कैसे त्याग करके मधेश में ही अपना स्ट्रक्चर निर्माण किया जाए, इस पे ध्यान देने वाली समय आ गया है। और जो अभी का आंदोलन हुआ है वो आंदोलन एकदम स्वतःस्फूर्त रूप से आंदोलन हुआ है। और इस आंदोलन में मैं किसी भी मधेशवादी दल के नेता को क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ। ये लोग अपने आप इस आंदोलन की क्रेडिट लेने के लिए अभी मधेश में प्रवेश किए हुए। देखिए 2 महीना आगे जब इसका प्रथम पेपर आया था संविधान का, उस समय में विरोध होना चाहिए। जब किस देश में हम लोग रहना चाहते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अथवा जिस देश का प्रधानमंत्री हम लोग को अलकायदा का संज्ञा देता है, जिस देश का प्रधानमंत्री हम लोग को बोको हराम को संज्ञा देता है। आप लोग को याद होगा मधेश ऐसी भूमि है जहां से गौतम बुद्ध जन्मा है, मधेश ऐसी भूमि है जहां से मां सीता का जन्म हुआ है। वैसी भूमि से कभी भी अलकायदा बोको हराम जन्म नहीं ले सकते। यदि हम लोग अलकायदा बोको हराम होते तो 65 वर्ष से पहले आप देखें तो मधेश पहले भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित था इस जगत में। और यदि यही परिस्थिति रहा तो आपके 50 वर्ष बाद आप लोग को मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आप लोगों में ये विश्वास कराना चाहता हूँ, यदि इस आंदोलन से मधेश को कुछ प्राप्ति, हक अधिकार प्राप्ति नहीं होता है तो कल के दिन में मधेश स्वराज के रूप में और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में बाध्य हो जाएगी। और जो मुझे लगता है अब यही चाहना है, इस नेपाली राज्य सत्ता का चाहना भी यही है। और मधेश उसी दिशा में दिशा निर्देश हो रहा है। जहां तक मुझे ये विश्वास हुआ, कल के दिन में हमारे मधेश के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, हमारे मधेश के युवा लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ दिन आगे 20-25 दिन आगे डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने मुझे अपने संवाददाता सुझाव समिति में बोला था। मैं उस संवाददाता सुझाव समिति में क्या बोला कि कल का मधेश फर्क मधेश था, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वहां के लोग उतना साक्षर नहीं थे, वहां पे गरीबी था। लेकिन आज के मधेश में देखिए, आज के मधेशी युवा पढ़ चुके हैं, वो लिख चुके हैं। आज के विश्व के प्रत्येक कोना में मधेशी युवा उपस्थित है। आज के प्रत्येक कोना से मधेश का इश्यू टैकल किया जा रहा है। इसी कारण से कल जिस दृष्टिकोण से काठमांडू मधेश को देखती थी, उस दृष्टिकोण से अब देखने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। यदि आप मधेशी युवाओं का उचित व्यवस्थापन नहीं कर सकते तो मधेशी युवा खुद अपना विकल्प खोजेंगे। अब इस नेता से किसी के पास सारे मधेशी युवा लगने वाला नहीं, क्योंकि मधेश अपना दिशा तय कर चुका है। मधेश जब तक अपनी दिशा पे स्थायित्व रूप में स्वराज की स्थापना के लिए लग चुका है, मधेश जब तक खुद ही अपना डीआईजी, आईजी, एसपी, खुद अपना सेना, खुद अपना संयंत्र नहीं बना लेती, तब तक हम लोग चुप लगकर बैठने वाले नहीं है। इसी कारण से मधेश की संपूर्ण जनता को क्या विश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस मधेशी नेता को चीन जानकर इस मधेशी नेता को छल कपट न करने
देने के लिए इन लोगों को सकारात्मक रूप से हमेशा चेकिंग पॉइंट में रखकर और फिर मधेश के अधिकार के निम्ति हम लोग को लगना चाहिए। और मैं एक बार फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं डॉक्टर दमन यादव जी और विभिन्न जो अंश पे डाइस पे जो आसीन बुद्धिजीवी सब इन लोगों में सचेत क्या करना चाहता हूँ कि मधेश के युवा लगातार के मधेश के जितने भी युवा बुद्धिजीवी सब है उन लोगों को सकारात्मक तरीका से स्कूलिंग किया जाए। क्या क्यों हम लोग, मैं मधेश से खुद मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है कि हम लोग मधेसी युवा को गलत तरीका से ग्रूमिंग कर रहे हैं। जो रियल इश्यूज है मधेश का इश्यू दास्ता का इश्यू है, मधेश का इश्यू रंगभेद का इश्यू है, मधेश का इश्यू आंतरिक उपनिवेशवाद का इश्यू है। इस इश्यू सबको गौन नहीं किया जाए। इस इश्यू सबको यदि हम गौन करते हैं तो मधेश का समस्या का समाधान कहीं कभी भी नहीं होने वाला। इस कारण से प्रत्येक मंच पे जहां भी मधेश का सवाल उठता है तो उस प्रत्येक मंच में हम लोग को मधेश में रंगभेद का समस्या का उजागर करना पड़ेगा। मधेश में उपनिवेशवाद का समस्या है, इस चीज को जब तक हम लोग उजागर नहीं करते तो मधेश को समस्या का समाधान कोई उपेंद्र बाबू 10 को अवतार ले लेगा फिर भी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन इश्यू जोन का तोन रहेगा। इसी कारण से हम लोग सबको मिलके इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध में लड़ना पड़ेगा, तभी मधेश का समस्या समाधान होगा। और मधेश में जब तक स्वराज स्थापित नहीं होता तब तक हम लोग कोई भी आजाद की तरह जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हम लोग विकास तो बहुत दिल्ली दूर है, विकास का हम लोग को अनुभूति भी कभी नहीं हो पाई। इसी कारण से मैं सबसे फिर विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि नेताओं को भी सचेत कराते हुए हम लोग को मधेश स्वराज के पथ पर लगना चाहिए। और जहां तक जो बहुत लोग डॉक्टर सी के राव को बदनाम करते हैं कि वो संघीयता विरोधी, हम लोग मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ संघीयता को, फेडरलिज्म को नेपाल में एकदम गलत परिभाषा की तरह देखा गया है। फेडरलिज्म एक विकास का माध्यम नहीं है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रॉपर मींस फॉर डेवलपमेंट, लेकिन फेडरलिज्म नहीं। फेडरलिज्म के बारे में नाइजीरिया का प्रोफेसर क्या कहते हैं कि फेडरलिज्म बिल्कुल जो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़न में पड़ा हुआ है, उन लोगों को राजनीतिक रूप के मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म आपको विकास का सुनिश्चितता नहीं देगा। आप कल आज जुमला सेपरेट बनेगा तो उससे जुमला विकसित हो जाएगा, वो बात नहीं। मधेश आज छुट्टे प्रांत बन जाने से मधेश विकसित हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम लाइन का पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लाइन में मधेश का सीट सुनिश्चित हो जाएगा फेडरलिज्म होने के कारण से। इसी कारण से मैं कहना चाहता हूँ स्वायत्त मध्य प्रदेश का यदि मांग पूरा हो जाए तो हम लोग उसके विरुद्ध में कभी भी नहीं है और रहेंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग का जो मेन बॉटम लाइन है मध्य स्वराज, उससे हम लोग एक भी इंच ऊपर नीचे कहीं भी नहीं होने वाला है। और मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूँ आज यही मंच से मैं घोषणा भी करना चाहता हूँ, आपके 10-15 वर्ष बाद आप लोग मधेश में मधेश स्वराज का नारा गली गली में गूंजेगा और मधेश में मधेश स्वराज स्थापित होगा। इतना कहते हैं, धन्यवाद।